नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनीत तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं साम्य। तो अपन स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया क्या होती है? सीधी सी बात है, जब दो पदार्थ किसी रासायनिक रासायनिक रूप से जुड़कर रासायनिक संगठन के द्वारा एक नए पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? अभिकारक। यानी कि जो पदार्थ एज अ इनपुट किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम अभिकारक बोलते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो इनपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, अभिकारक है, और आउटपुट ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, उत्पाद है। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर की। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की दर बोल लो या वेग बोल लो, ठीक है। अभिक्रिया की दर या वेग इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन उस अभिक्रिया की दर या वेग कहलाती है। सीधी सी बात है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या सांद्रण में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर या वेग। और इसे किससे दर्शाएंगे? स्मॉल आर से। स्मॉल आर फॉर रेट। आर का मतलब है रेट। रेट किसका? केमिकल रिएक्शन का। हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया? अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब देखिए, दूसरे शब्दों में बोलते हैं पर्टिकुलर टाइम में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, किसका? इनपुट और आउटपुट का। इनपुट फॉर अभिकारक, आउटपुट फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो देखिए, अब मैं बात करता हूं अभिकारक की, ठीक है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक से क्या बना? उत्पाद बना। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। अभिकारक का मतलब है इनपुट, उत्पाद का मतलब है आउटपुट। तो देखिए, जब दो पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि आप चाय बनाते हो, मान लीजिए चाय को हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लेते हैं। तो चाय में सबसे पहले आप क्या डालते हो? पानी डालते हो। पानी को उबालोगे। पानी में क्या करेंगे? हम चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती डालने के बाद दूध डालेंगे, शक्कर डालेंगे। इस तरीके से 3-4 प्रकार के आइटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, चाय। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चाय तो आप रोज बनाते होंगे। तो अभिकारक का मतलब क्या हो गया? अब चाय क्या पानी जैसी होती है? क्या दूध जैसी होती है? नहीं, एक नया टाइप का प्रोडक्ट बन गया चाय, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभिकारक से डिफरेंट होगी। क्लियर है? यही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में डिफरेंस यही होता है कि रासायनिक प्रोडक्ट जो बनता है, जो केमिकल प्रोडक्ट बोलते हैं जिसे, उत्पाद, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अभिकारक से, रासायनिक गुण अलग होते हैं। क्लियर है? पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो जब हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद की, तो अभिकारक का शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 100%। यानी कि अभिकारक अपने आप में 100% होता है। और उत्पाद कितना होता है? 0%। क्योंकि उत्पाद तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ नहीं है, धीरे धीरे होगा। 0 से, अब देखिए धीरे धीरे क्या हो जाता है? 100 से इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा कि नहीं? यानी कि इसकी मात्रा क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। मात्रा कम होना मतलब उसका सांद्रण कम होना। उसी तरीके से उत्पाद में क्या होगा? इसकी मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती आएगी। क्लियर है? ये प्रोडक्ट पहले 0 में था शुरुआत में, बाद में क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन जाएगा तो ये कितने हो जाएगा? 100%। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0%। यानी कि जब अभिक्रिया समाप्त होगी तो उत्पाद पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम 100% उत्पन्न बोलेंगे। और अभिकारक क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से
नष्ट हो जाएगा या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नियोजित हो जाएगा। नियोजित होकर क्या बनाएगा, वो उत्पाद बनाएगा। सभी को यहां तक क्लियर है? सिंपल सी बात है, अभिकारक की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया की गति के साथ कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया की गति के साथ, वेग के साथ बढ़ती जाती है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो यहां पर एक नोट लिख रहा हूं मैं, रासायनिक अभिक्रिया की गति के साथ अभिकारक का सांद्रण बढ़ता जाता है, वह उत्पाद का सांद्रण घटता जाता है, वो उत्पाद का सांद्रण बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति के साथ, रासायनिक अभिक्रिया की गति के साथ अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, कम होता जाता है और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता जाता है। अब इसको हम ग्राफिकल वे में देखेंगे, जैसे कि A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस डी बना रहे हैं। तो A और B क्या है, अभिकारक है, और उत्पाद क्या बन रहा है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू C और D। तो देखिए यहाँ पर हम समय और सांद्रण की बात कर रहे हैं। तो देखिए जब अभिकारक की बात करेंगे तो अभिकारक का सांद्रण कैसा होगा, इस तरीके से। अभिकारक का सांद्रण क्या होता जा रहा है यहाँ पर, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ किसका है, ये अभिकारक का। अभिकारक का सांद्रण T इज इक्वल टू 0 पे क्या था, मैक्सिमम था। ठीक है, इसको इस तरीके से हम बताते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे क्या था, मैक्सिमम था। जैसे जैसे अभिक्रिया खत्म होगी क्या होता जाएगा, सांद्रण कम होता जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाएगा, सांद्रण 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सांद्रण यहाँ पर 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं उत्पाद की। उत्पाद का ग्राफ क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा ग्राफ। जब उत्पाद की बात करेंगे तो उत्पाद का सांद्रण कैसा बढ़ेगा, इस तरीके से बढ़ेगा, जस्ट उल्टा। इसी का मिरर इमेज बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये भी ग्राफ किसका है, समय और सांद्रण का। यानी कि यह क्या बता रहा है, यह ग्राफ यह बता रहा है कि 0 पे T इज इक्वल टू 0 पे क्या था, सांद्रण 0 था। उत्पाद क्या था, T इज इक्वल टू 0 पे अभी मैंने बताया था 0 था, और समय के साथ क्या हो रहा है, उत्पाद सांद्रण बढ़ते आ रहा है। तो ये ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि अभिकारक का सांद्रण समय के साथ क्या होता है, घटता है। देखिए घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। और उत्पाद का सांद्रण क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब मैं रेट की बात करता हूँ। A प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस डी। तो रेट को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, अभिकारक के सांद्रण में कमी बटे समय। सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी कंक्लूजन बता दिया है। अभिकारक का सांद्रण हमेशा क्या होगा, समय के साथ घटेगा ही, और उत्पाद के सांद्रण में क्या होगा, हमेशा समय के साथ वृद्धि होगी। बढ़ोतरी या वृद्धि बोल लो, एक ही मतलब है, बटे समय। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ इक्वेशन का अभिव्यक्त किया है। किस तरीके से, अब रेट ऑफ इक्वेशन को हम माइनस और प्लस के फॉर्म में अभिव्यक्त करेंगे। माइनस हमेशा अभिकारक के साथ लगेगा, अभिकारक के सांद्रण के साथ हमेशा निगेटिव साइन यूज करेंगे, उत्पाद के सांद्रण के साथ हमेशा प्लस साइन यूज करेंगे। तो देखिए R इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी। यहाँ पर सांद्रण के लिए ब्रैकेट में ए यूज कर रहा हूँ, माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। उसके बाद माइनस ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी जी। उसी तरीके से
यहाँ पर प्लस साइन यूज करूंगा, प्लस फॉर उत्पाद, उत्पाद कितने हैं सी और डी, तो दोनों के लिए अलग अलग डी बाई डी टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी बाई डी टी। यहाँ पर मैं डी की जगह डेल यूज करूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, डेल यूज करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दर को दर्शाने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर से इक्वेशन को लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी प्लस ऑफ डेल सी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल डी अपॉन डेल टी। तो डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब होता है चेंज, डेल का मतलब है चेंज, परिवर्तन। डेल टी का मतलब है टाइम चेंज, यानी कि समयांतराल, समय में परिवर्तन। डेल ए का मतलब है ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस या परिवर्तन घटत, ठीक है। माइनस ऑफ डेल बी का मतलब है माइनस साइन फॉर डिक्रीजिंग, डी बी का मतलब है बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना घटा, ये कैलकुलेशन कौन बताएगा, डेल बी बताएगा। प्लस डेल सी का मतलब है सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा, प्लस डेल डी का मतलब है डी का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा। तो हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझा, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, सांद्रण में परिवर्तन की माप है, कितने समय में सांद्रण का परिवर्तन कितना हुआ, इसको हम किससे मेजर करते हैं, रेट ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। तो ये मैंने आपको रेट ऑफ इक्वेशन मैंने बताया, ठीक है, ग्राफिकल के थ्रू। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है, या देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। N2 प्लस 3H2 2NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, ठीक है। एक और इक्वेशन लिखता हूं मैं, AgCl प्लस NaNO3 सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलकर क्या बनाएंगे, AgNO3 प्लस NaCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट मिलकर क्या बना रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ठीक है। अब मेरे को बोलता है कि इस केमिकल रिएक्शन को रेट को कैसे दर्शाएंगे। मेरे से अगर क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित रिएक्शन को हम कैसे दर्शाएंगे, रासायनिक बलगतिकी के माध्यम से, केमिकल काइनेटिक्स के माध्यम से, रासायनिक दर की अभिक्रिया के अनुसार, तो हम कैसे दर्शाएंगे। पहला की बात करता हूं मैं, पहला N2 प्लस 3H2 यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस। R इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल N2 बटे डेल टी। N2 कॉन्सेंट्रेशन को ब्रैकेट में मैं शो कर रहा हूं, माइनस ऑफ डेल H2 अपॉन डेल टी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या कितनी है, 3। तो कभी भी रासायनिक बलगतिकी के नियमानुसार जब भी हम रेट ऑफ इक्वेशन या रेट को जब हम फॉर्मूले में शो करेंगे तो ये अणु की संख्या उस फॉर्मूले में डिवाइड में हो जाती है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इस तरीके से रेट इज इक्वल टू माइनस डेल N2 बाई डेल टी माइनस डेल H2 बाई 3 डेल टी। क्लियर है सभी को। इज इक्वल टू, इसी के आगे इक्वल टू यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लस डेल NH3 अपॉन डेल टी। यहाँ पर भी क्या है, 2 है तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। R इज इक्वल टू
माइनस डेल N2, N2 ब्रैकेट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, डेल का मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बटे डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल H2 बाई 3 डेल टी। 3 क्या डिवाइड इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी अणुओं की संख्या होगी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के पश्चात जो फाइनल अणुओं की संख्या है वो डिवाइड में होती है। क्लियर है? हमेशा उसको क्या करना है, डिवाइड में लिखना है, मतलब रेसिप्रोकल के फॉर्म में उसका मल्टीप्लाई करना है। 2 का मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें, जब हम उत्पाद को व्यक्त करेंगे। क्या व्यक्त करेंगे? उत्पाद को जब हम व्यक्त करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए रेट कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी AgCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ NaNO3 बटे डेल टी इज इक्वल टू, अब उत्पाद के लिए लिख रहे हैं, प्लस डेल AgNO3 बटे डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल NaCl डेल टी। इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। H2 प्लस I2 2HI। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, देखिए जितने हैं अभिकारक 2 हैं, तो यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद आएंगे, मतलब 3 तरीके से इसको व्यक्त कर सकते हैं। 3 तरीका, पहला हाइड्रोजन के हिसाब से, दूसरा आयोडीन के हिसाब से, तीसरा प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के हिसाब से। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर माइनस लगा लो, एकदम सिंपल है। आयोडीन के लिए भी माइनस, जब भी अभिकारक को लिखेंगे माइनस लगेगा। उत्पाद के लिए प्लस, यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है। H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, चेंज के लिए हमेशा डेल यूज करना है, माइनस डेल H2 डेल टी। डेल टी का मतलब टाइम चेंज, डेल H2 का मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन चेंज। यहाँ पर क्या होगा, डेल I2 डेल टी। यहाँ पर 2 है, 2 के लिए क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। हमेशा जो भी अणुओं की संख्या होगी उसे क्या करते हैं हम, डिवाइड, बटे 2 कर दीजिए। यहाँ पर डेल टी डेल HI। इस तरीके से हमने इक्वेशन को सही तरीके से प्रदर्शित कर दिया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, कुछ नहीं करना है। केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहला तो रासायनिक बलगतिकी के नियमानुसार, या हम बोल सकते हैं दर की परिभाषा के अनुसार, जो हमने आपको बताया है। दूसरा है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो हम साम्य की परिभाषा भी बोल सकते हैं, रासायनिक द्रव्यानुपाती नियम बोलते हैं, हम उसको देखेंगे अभी। H2 और I2 मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु बना रहे हैं। R इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बाई डेल टी H2। माइनस का मतलब है H2, अभिकारक का सांद्रण घटेगा, किसका सांद्रण, H2 का। I2 का सांद्रण घटेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का सांद्रण बढ़ेगा। 2 जो है, जो भी अणुओं की संख्या आएगी, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, उसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? चलिए, तो ये उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सांद्रण बटे समय। अब इकाई की बात करता हूं मैं, इसका यूनिट मैंने आपको बताया सिंपल,
कि सांद्रण और समय का जो अनुपात है उसे क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। सांद्रण की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, बटे समय की इकाई क्या होती है, सेकेंड। समय की इकाई क्या होती है, सेकेंड। देखिए सांद्रण क्या होता है, सांद्रण को भी बता देता हूं मैं आपको। सांद्रण क्या होता है, सांद्रण होता है मोलों की संख्या बटे आयतन। अगर मैं किसी भी द्रव का सांद्रण, अगर किसी विलेय विलायक कुछ भी बोल लो, द्रव लिक्विड की बात करता हूँ मैं, या कोई यौगिक बोल लो या कुछ भी बोल लो, किसी भी पदार्थ का सांद्रण कैसे ज्ञात करते हैं। किसी पदार्थ के सांद्रण का ज्ञात करने के लिए किसी विलयन, किसी वी आयतन के विलयन में उस जिसके हम सांद्रण की बात करें उसकी बात करेंगे, उसके कितने मोल घुल रहे हैं, उसमें विलेय हैं। पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी पदार्थ के कितने मोल्स डिसॉल्व हो जा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, हम उसका सांद्रण बोलेंगे। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल का इकाई मोल होता है, और आयतन का इकाई क्या होता है, लीटर। तो क्या आ गया, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो याद रखिएगा सांद्रण की इकाई हमेशा क्या होगी, मोल प्रति लीटर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सांद्रण की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आर की बात करते हैं। आर की इकाई क्या हो गई, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, इसको दूसरे तरीके से कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, पर सेकेंड। और इसको क्या लिख लूंगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आ गई आपकी इकाई। मोल अब हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत होगी। मोल लीटर की घात -1 सेकेंड की घात -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ। सांद्रण की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर, और आर की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इंग्लिश में लिखो या हिंदी में, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसे देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात यह भी कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तीव्र, मंद और मध्यम। मध्यम अभिक्रिया के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, हमको यही उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तीव्र अभिक्रिया का मतलब है जो अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है, और आयनिक अभिक्रियाएं ठीक है, इसके अंतर्गत हम आयनिक अभिक्रियाएं या आयनिक यौगिक को ले सकते हैं। मंद अभिक्रिया जंग लगना, ठीक है, और एस्टर का जल अपघटन, HI का बनना, हाइड्रोजन आयोडाइड का भी जो बताया था मैं आपको केमिकल रिएक्शन। और इसके अंतर्गत क्या आता है, सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी बंध वाले जितने एग्जाम्पल हैं सभी इसके अंतर्गत आएंगे, मंद के अंतर्गत। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया था, AgCl + NaNO3 क्या मिलकर बना था, AgNO3 प्लस नमक बना था इसमें, ये वाला मैं आपको अभी बताया हूँ। तो जब आयनिक यौगिक टूटते हैं आयन में तो वो एकदम फास्ट प्रोसेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तीव्र अभिक्रिया। तो ये मैंने आपको बता दिया, रासायनिक अभिक्रिया 3 टाइप की होती है। तीव्र अभिक्रिया का मतलब है जो अभिक्रिया बहुत ही फास्ट होती है, जिन्हें
घटित होने में बहुत ही कम समय लगता है, सेकेंड्स में, या बहुत ही जल्दी। और जो मंद अभिक्रिया उन्हें बोलते हैं जिन्हें प्रोसेस होने में या पूर्ण होने में महीने लग जाते हैं या बहुत दिन लग जाता है। क्लियर है? तो उन्हें क्या बोलेंगे? महीने वर्षों तक भी लग सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? मंद अभिक्रिया बोलेंगे। और तीव्र अभिक्रिया जो सेकेंड्स में या बहुत ही कम समय में घटित हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको पता ही होगा, मैं आपको जस्ट बताऊंगा। पहला होता है ताप, दूसरा होता है दाब, तीसरा होता है उत्प्रेरक, चौथा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचवा होता है प्रकाश की उपस्थिति, छठवां होता है अभिकारक का सांद्रण। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ताप की। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? देखिए, किसी भी पदार्थ में अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, उसमें ऊष्मा बढ़ जाती है, तो पदार्थ के अंदर जो अणु होंगे क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट होके क्या हो जाएंगे? आपस में टक्कर करना चालू कर देंगे, यानी कि प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये कमरा है जहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर में आपकी गति कैसी होगी? नॉर्मल होगी। लेकिन जब इस कमरे को मैं लॉक कर देता हूँ और टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए वहाँ पर जितने लोग हैं एक दूसरे को धक्का देंगे, आगे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, पदार्थ में भी। जब हम पदार्थ का ताप बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में पदार्थ में जो एनर्जी रहती है क्या हो जाती है? अणुओं की संख्या एक्साइट हो जाते हैं और क्या कर देते हैं? एक दूसरे के साथ टक्कर करना चालू कर देते हैं। प्रभावी टक्करों की संख्या जब बढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? गति बढ़ जाती है अभिक्रिया की, और गति बढ़ती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। इस कारण से टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। वेग कितना बढ़ता है? प्रति 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर हम किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है अभिक्रिया की दर? दुगनी। सेकंड, दाब इज इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल बटे आयतन। दाब बढ़ाएंगे मतलब दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयतन कम होगा तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में भी अब मैं किसी पदार्थ का आयतन कम कर देता हूँ। आयतन का मतलब क्या होता है? जितनी जगह वो घेरता है। ठीक है, अगर मैं आयतन को कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी मान लेते हैं किसी पदार्थ में 1000 अणु हैं, यानी 1000 लोग उस पदार्थ में रह रहे हैं। अब आयतन कम कर दिया तो उनको जगह कम पड़ेगी। जगह कम पड़ेगी तो आपस में टक्कर फिर से बढ़ेगी, और टक्कर जब बढ़ेगी तो क्या होता है? उस कंडीशन में वेग बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है। क्लियर है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है, एक्सटर्नल, एक ऐसा बाहरी आदमी जो आपको भड़का के लड़ा देता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे दो लोगों की लड़ाई होती है तो कोई तीसरा पर्सन आके क्या कर देता है? आप लोगों को लड़वा देता है। उसी तरीके से कोई बाहरी पदार्थ, बाहरी तत्व उत्प्रेरक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है रासायनिक अभिक्रिया में, और अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। क्लियर है? अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यह उस उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अच्छा होगा तो बढ़ाएगा और घटिया होगा तो घटाएगा। तो इस तरीके से उत्प्रेरक वह बाहरी पदार्थ हैं, बाहरी तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने या कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, परंतु स्वयं की भूमिका क्या रहती है? उनकी अपरिवर्तित होती है। मतलब उनको खुद पर अपने अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाहर में क्या कर देते हैं? वो अभिक्रिया को बढ़ा या घटा देते हैं। क्लियर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा तो क्या होगा? अभिक्रिया की गति भी क्या हो जाएगी? कम या बढ़ेगी। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या होगा? अणुओं की टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्लियर है? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और घटेगा तो घटेगी।
इस तरीके से अभिकारक का सांद्रण पर निर्भर करता है अभिक्रिया की दर। अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, अभिकारक का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगा तो अभिकारक का सांद्रण घटेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। क्लियर है? नोट्स में आपको मैं ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक द्रव्यानुपाती नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं इसे। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, रासायनिक द्रव्यानुपाती नियम। देखिए, रासायनिक द्रव्यानुपाती जो नियम होता है वह किसके लिए है, रेट ऑफ इक्वेशन। किसके लिए, रासायनिक अभिक्रिया की दर के लिए। रासायनिक द्रव्यानुपाती नियम यह बोलता है रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया की दर किसके समानुपाती होती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, इसको सांद्रण बोलते हैं। सक्रिय द्रव्यमान का मतलब कुछ नहीं है, सांद्रण है। और ये हमेशा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगता है। अब आप बोलेंगे कि सर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में भी लगता है। नहीं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में नहीं लगता। वो जब हम सामने पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड लगता है। तो मतलब 2 बार लग रहा है ना। तो अगर मैं रासायनिक द्रव्यमानुपाती नियम की बात करूँ तो ये हमेशा 1 बार लगेगा, और वह भी हमेशा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब एक अभिक्रिया में लगेगा। दोनों साइड से एक साथ नहीं लगा सकते। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में लगता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जांपल देता हूँ, A + B C + D। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, A और B मिलकर क्या बनाते हैं, C और D। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। दोनों का सक्रिय द्रव्यमान, A का सक्रिय द्रव्यमान मतलब A का सांद्रण, B का सक्रिय द्रव्यमान मतलब B का सांद्रण। R प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब एग्जाम्पल में चेंज कर देता हूँ, AA + BB मिलकर क्या बना रहे हैं, CC DD। यानी कि यहाँ पर मैंने अणुओं की संख्या भी ले ली, कैपिटल A इंटू स्मॉल a। यानी कि A पदार्थ के मैंने कितने अणु लिए, स्मॉल a अणु। B पदार्थ के कितने अणु लिए, स्मॉल b। C पदार्थ के कितने अणु उत्पन्न हुए, C। D पदार्थ के कितने अणु उत्पन्न हुए, स्मॉल d। तो यहाँ पर देखिए रेट प्रोपोर्शनल टू, अब A, यहाँ पर जो अणुओं की संख्या रहेगी वो कहाँ चले जाएगी, यहाँ पर चले जाएगी। अणुओं की संख्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, B, अणुओं की संख्या = स्मॉल b या स्मॉल a। तो R प्रोपोर्शनल टू A स्मॉल a B स्मॉल b। अब ये अनुपातिक नियतांक हटा देता हूं मैं, क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो इस K को क्या बोलेंगे, ये किसका समीकरण है, K को बोलेंगे दर नियतांक। क्यों, क्योंकि ये समीकरण को क्या बोलते हैं हम, दर समीकरण बोलते हैं। इस समीकरण को क्या बोलते हैं, दर समीकरण, या इसको प्रेक्षित दर समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण को क्या बोलेंगे, दर समीकरण। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रासायनिक द्रव्यानुपाती नियम जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से फेमस है। लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ नहीं है, लॉ ऑफ मास एक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करता है, अभिकारक पे। यहाँ पर उत्पाद का कोई रोल नहीं। जब भी इस रूल को लगाएंगे, इस लॉ को हम यूज करेंगे, तो हमको सिर्फ और सिर्फ अभिकारक पर
अभिकारक को देखना है, उत्पाद से हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, सी और डी। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन यह बोलता है कि अभिकारक के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है क्या, रेट। रेट का मतलब है आर। तो आर प्रोपोर्शनल टू ए इंटू बी, ए प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, मान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया ये थी हमारी, ए प्लस बी सी प्लस डी। तो रासायनिक द्रव्यमानुपाती नियम के हिसाब से क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता, क्या क्या है अभिकारक, ए और बी। तो ए की सांद्रता कोष्ठक ए, बी की सांद्रता कोष्ठक बी। तो आर प्रोपोर्शनल टू ए और बी, और ए के कितने अणु हैं, एक, और बी के कितने अणु हैं, एक। तो आर प्रोपोर्शनल टू, कि जो भी हम रेट इक्वेशन जब भी लिखेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा, अभिकारक पे। ठीक है।